नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हमारे सामने आ चुका है। अब संडे को जो है प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। आज के सेशन के अंदर हम कुछ आखिरी मिनट की कुछ टिप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। हमें किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम से पहले और एग्जाम के दिन के ऊपर, ताकि उस दिन हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जो हमें यहाँ पे इम्पैक्ट करे। तो कई सारे पॉइंटर्स हैं, छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं। आई एम श्योर आपने ज़्यादा बातों का ध्यान रख लिया होगा, पर एक दो शायद छोटी मोटी बातें होंगी जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, जो आपके एग्जाम में आपको मदद कर सकती हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है ना, कि पेपर जैसा भी आए, आसान आए, एवरेज आए, मुश्किल आए, आपको उस एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को बताऊंगा। 2023 का प्रीलिम्स आया था। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि 2023 का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट पेपर था, बट जितने बच्चे उस दिन उस एग्ज़ाम के अंदर एक ठंडे दिमाग के साथ, एक काम माइंडसेट के अंदर जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया था, उनका वो प्रीलिम्स निकला। जो बच्चे पैनिक कर गए क्वेश्चंस को देखकर, उनके मार्क्स काफ़ी कम आए। अब प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करना, जब मैं बात करता हूँ ना जीएस पेपर की, तो आप सब लोग जानते हैं कि जीएस का पेपर एक रिलेटिव एग्जाम होता है। हमें 200 में से यहाँ 150 नंबर नहीं लाने, हमें बस अपने आसपास के लोगों से या जिनके साथ हम ये एग्जाम दे रहे हैं उनसे बढ़िया करना है। अब अगर पेपर आसान होगा तो कट ऑफ शायद 110 चली जाएगी, पेपर मुश्किल होगा तो कट ऑफ शायद जैसे 2023 में गई थी 75 चले जाए। तो कट ऑफ का अनुमान तो किसी को नहीं है, बट हमें क्या करना है, हमें इंश्योर ये करना है कि हाँ, पेपर आसान हो मुश्किल हो, वील ट्राई टू डू अवर बेस्ट। एग्जाम में बैठकर अपने आप को जज करने की कोई जरूरत नहीं है कि यार मेरा तो इस बार बहुत कम क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा। कोशिश करो कि जो क्वेश्चन आते हैं करो, जो नहीं आते या जब उनके बारे में कंप्लीट आइडिया नहीं है, किसी तरह से उनके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो। जिनको आप बोलते हो कि लॉजिक लगाओ, एलिमिनेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। बट प्लीज एक बार ध्यान से समझना कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। पेपर के अंदर आपने पिछला 1 साल 2 साल बहुत अच्छे से तैयारी को दिया हुआ है, इसीलिए अपने आप को जो तैयारी है उसके ऊपर भरोसा रखना है एंड अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है। राइट। तो हर एक पेपर के अंदर कुछ आसान क्वेश्चन छुपे होते हैं, कुछ मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आसान है ना, इनको हम पेपर में से ढूंढें, इनको करें, और इनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। होता पता क्या है, कई बार कुछ बहुत ही अजीबोगरीब से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। मान लो कुछ करंट अफेयर्स का बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन आ गया, उससे कट ऑफ नहीं डिसाइड हो रही। पर अगर आप कोई आता हुआ क्वेश्चन, कोई आसान क्वेश्चन में बहुत ही सिली मिस्टेक कर रहे हो, कोई लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन था, वो आपने बहुत ब्लंडर कर दिया, तब आप बाकियों से पीछे हो जाओगे। इसीलिए ध्यान रखना कि आपको ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनको खासकर अच्छे से करना होता है। इनमें मिस्टेक का स्कोप नहीं होता। इनमें मिस्टेक का मतलब बाकी लोग इसको सही कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हो, आप बाकियों से पीछे होते जा रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, एग्जाम के अंदर एलिमिनेशन लगानी है, हाँ, बट बहुत रैंडम एलिमिनेशन मत लगाना कि ठीक है ओनली आ गया तो एलिमिनेट कर दूं या नो आ गया तो एलिमिनेट कर दूं। नहीं, लॉजिक सबसे पहले आता है। ऑलवेज अप्लाई लॉजिक। अगर आपका लॉजिक अच्छा होगा तो आंसर के या तो करीब पहुंच जाओगे या एक्चुअल में आपको आंसर मिल जाएगा। आई विल गिव यू वन एग्जांपल आल्सो। देखो, जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन 2025 में आया था। अब बहुत सारे ना, देखो पता क्या होता है कि हम लोग ना बहुत ही रैंडमली एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, एक ना पता क्या हो सकता है, कुछ बच्चे यहां पे सोचेंगे कि यार यहाँ पे ऑल वर्ड लिखा है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा कि एलिमिनेशन से गलत कर देंगे। बट देखो, अगर आप एलिमिनेशन ऐसे रैंडमली लगाने लग गए तो फिर तो भाई यहां पर भी एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है, केवल और केवल, सिर्फ इनके पास पावर है। तो भाई ये भी एलिमिनेशन अगर आप रैंडमली लगानी है तो ये भी गलत है, फिर ये भी गलत है। ऐसे एलिमिनेशन नहीं लगाई जाती। एलिमिनेशन से पहले आता है लॉजिक, और अगर आपका लॉजिक अच्छा है तब आपको समझ आएगा कि हाँ यार, जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो गलत कह रही है। क्योंकि अगर भारत कह रहा है कि सभी के सभी क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर बहुत ज्यादा रिसोर्स रिच है, ये लॉजिक गलत है यहां पे, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ना कि ये। रैंडमली अगर आप एलिमिनेशन लगाने लग जाओगे कि ऑल वर्ड आया नो वर्ड आया, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ब्लंडर करेंगे। लॉजिक सबसे पहले लगाना होगा एलिमिनेशन करते समय, ये देखने के लिए। सिमिलरली जैसे ये क्वेश्चन था, अब यहां पर भी देखो सिमिलरली बात है कि यहां पर भी आपको कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। जैसे कुछ बच्चे यहां पर भी बोल सकते हैं कि वेरी लार्ज लिख दिया तो शायद ये भी आपका एक्सट्रीम वर्ड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप यहां पे देखो, यहां पर गड़बड़ है आपकी स्टेटमेंट 3 के अंदर। वो कह रहा है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो लोगों को वार्न करे, जबकि हमारे लॉजिक के अंदर हमारा क्लियरली ये पता है कि सेबी हमारे पास एक बॉडी एग्जिस्ट करती है। तो नॉलेज सबसे पहले आती है, फिर आता है लॉजिक, फिर उसके बाद आता है आपका रैंडम एलिमिनेशन।
आप लोग क्या करते हो, कुछ बच्चे सबसे पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं बिना नॉलेज बिना लॉजिक लगाए हुए, और उसीलिए उनसे ऐसे क्वेश्चन के अंदर भी मिस्टेक हो जाती है। इसी बात को आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। अब जरूरी नहीं है कि लॉजिक से आपके हमेशा आंसर बन भी जाए, पर इतना जरूर है कि आंसर के आसपास बहुत पहुंच जाओगे। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में एक, अब यहाँ पे था कि एग्रीकल्चर सॉइल के बारे में ये कुछ बातें हैं, इनको आप बताइए। अब इसमें ना जैसे सेकंड स्टेटमेंट इसने बोला कि सॉइल का कोई बिल्कुल भी रोल नहीं है, सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल, जबकि हमने सल्फर साइकिल अपने एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा होता है, उसमें सॉइल का रोल होता है। तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, और आप यहाँ पे ये गलत करोगे तो एटलीस्ट आप इतना जरूर हो गया कि आपको पता लग गया कि या तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी है, आप आंसर के पास में जरूर पहुंच गए हो। हर बार एलिमिनेशन लगा के या लॉजिक लगा के आंसर नहीं मिलेगा, पर इतना जरूर है कि आंसर के करीब तक पहुंच जाओगे। फिर जब आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, और अगर मान लो आपको बाकियों के बारे में जानकारी नहीं है, तो कोशिश करो पहले तो उनके अंदर एलिमिनेशन लगाने की। अगर वो भी नहीं लग रहा, फिर आप यहाँ पर कोई भी आप इनको मार्क कर सकते हो। होता पता क्या है कि अगर आपको दो ऑप्शन एलिमिनेट आप कर चुके हो, तो वहां पर आई थिंक आपको पेपर में क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके साथ रहेगी अगर दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हो। बाकी देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और भी है, जैसे ये 2020 में क्वेश्चन आया था डेजर्ट नेशनल पार्क के रिगार्डिंग। अब इसमें भी देखो, यहाँ पर जैसे ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे हमारे लॉजिक को सेंस नहीं बना रही। जैसे सेकंड स्टेटमेंट देखो कि पार्क के अंदर कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट हो जाती है। तो ऐसे आप यहाँ पे अपने लॉजिक लगा के आंसर तक पहुंच सकते हो। चलो, ये तो बात रही लॉजिक लगाने की। और किन बातों का ध्यान रखना है? देखो, एक ना आजकल जो बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं इस बात से कि सर हमारे जो मॉक्स के अंदर नंबर हैं वो आ रहे हैं 60, वो आ रहे हैं 70, वो आ रहे हैं 80, क्या हमें इस बार का एग्जाम देना भी चाहिए? ये बच्चे भी ऐसा डाउट भी पूछ रहे हैं। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी मॉक पेपर हो, चाहे वो पीडब्ल्यू का क्यों ना हो और बाकी इंस्टीट्यूट्स का ही क्यों ना हो, होता पता क्या है कि मॉक एक अलग चीज होती है और रियल एग्जाम एक अलग चीज होती है। हमारी जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो कोशिश करते हैं कि रियल एग्जाम जैसा पेपर बनाएं, पर एग्जैक्ट वैसा पेपर बनाना ना के बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब तो यूपीएससी के अंदर जो मार्क्स होते हैं वो कंप्लीटली एक डिफरेंट बॉल गेम है, और मॉक्स के स्कोर एक अलग चीज होती है। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि मॉक्स के अंदर उनके नंबर 60-70 आ रहे होते हैं, बट रियल एग्जाम के अंदर दे स्कोर क्लोज टू 100 ऑल्सो। उल्टा भी हो जाता है कि रियल एग्जाम में बहुत कम नंबर आते हैं, मॉक्स में बहुत ज्यादा नंबर आ रहे होते हैं। इसका कारण यही है कि मॉक्स के अंदर कई बार अच्छे से क्वेश्चन नहीं बनाए जाते, या वैसे क्वेश्चन नहीं बनाए जाते जिसका कि रियल एग्जाम के अंदर जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए अगर आपके नंबर कम भी आ रहे थे मॉक्स के अंदर, तो उनसे घबराने की कोई बात नहीं है। बट हाँ, ये जरूर सीखना है कि मॉक्स के अंदर मेरी मिस्टेक्स क्या क्या हो रही हैं, या अभी तो पास में क्या क्या हुई, और उन मिस्टेक्स में खासकर मेरी सिली मिस्टेक्स कितनी थी। और कोशिश करनी है कि एग्जाम के अंदर रियल जो 2 घंटे होंगे उनके अंदर कम से कम आपकी सिली मिस्टेक हो, ताकि हमारे जो मार्क्स हैं फाइनल आउटकम के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे यहाँ पे आ पाए। इसी के साथ आप नोटिस करोगे एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नॉलेज होना एक बात है, आपको चीजें पता है, यू नो कि अच्छा ठीक है यार कि लक्ष्मीकांत के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं, आपको पूरी हर एक चीज अच्छे से पता है, पर क्वेश्चन के अंदर चीजें कैसे फ्रेम्ड है वो जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे रेपो रेट क्या होता है, आई एम वेरी श्योर आप सबको पता है, पर यूपीएससी में क्वेश्चन रेपो रेट की डेफिनेशन के ऊपर नहीं आएगा। दे विल आस्क यू कि रेपो रेट कम किया तो क्या इंपैक्ट होगा, है ना, आरबीआई ने डॉलर परचेज किया तो क्या इंपैक्ट होता है, रुपया कैसे ऊपर या नीचे जाता है, ऊपर नीचे जाने का क्या इंपैक्ट होता है। तो नॉलेज आपको है, पर उसको कैसे आप अप्लाई करते हो, यूपीएससी ये बात टेस्ट करता है। और देखो, नॉलेज तो आप रट के कर लोगे, पर एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होता है आपका काम माइंडसेट। यूपीएससी में क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड ओरिएंटेड आजकल आने लगे हैं, और इसीलिए अगर आपका माइंडसेट ठंडा नहीं होगा, काम माइंडसेट नहीं होगा, तो आपको आंसर तक पहुंचने में दिक्कत आएगी। इसीलिए कोशिश करना कि वो जो दिन हैं उनके अंदर आप बहुत ही काम एंड कंपोज माइंडसेट के अंदर अपना एग्जाम दें। बिल्कुल डरे नहीं उस एग्जाम के अंदर, जितना काम माइंडसेट के अंदर अच्छे से एग्जाम देंगे उतना ही अच्छा आपका एग्जीक्यूशन होगा, उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। साथ ही साथ देखो, ओएमआर के साथ ना आपको कोई गड़बड़ी नहीं करनी। हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ओएमआर के साथ कुछ ना कुछ गलती कराते हैं। कई बच्चे करते हैं हड़बड़ी में ओएमआर फिल करने की कोशिश करते हैं, जिस चक्कर में 13th क्वेश्चन का आंसर 14th में डल जाता है, 14th का 15th में डल जाता है। और
ऐसी गलतियां हो जाती हैं और उनके नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे होते हैं पेपर के अंदर सोचने लग जाते हैं कि यार बहुत कम क्वेश्चंस हुए हैं, या फिर ऐसे डरने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसका इंपैक्ट आपके ओएमआर में हड़बड़ी के ऊपर भी होता है। या फिर कई बार कुछ बच्चे करते हैं आखिरी के 5 मिनट के अंदर ओएमआर फिल करने की कोशिश करते हैं, वहां पर उनसे गलती हो जाती है। तो करना क्या है? देखो, इसमें दो तरीके हैं। एक तो है कि आप चलो ठीक है ओएमआर एंड में फिल कर सकते हो, कोई गलती नहीं है उसके अंदर, पर कम से कम इंश्योर करना कि आपके पास 10 से 15 मिनट आखिरी के हों जब आपने ओएमआर फिल करना स्टार्ट किया हो। आप ऐसा कर सकते हो कि मान लो 1 घंटा 45 मिनट या एट मैक्स 50 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर 1 घंटा 45 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 50 मिनट हो गए हैं, नाउ इट इज द टाइम टू फिल योर ओएमआर। कोई बच्चे करेंगे 1 घंटे 55 मिनट तक पेपर करते रहते हैं, आखिरी 5 मिनट में करने की कोशिश करते हैं और वहां पर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करना कि ओएमआर टाइम पे फिल करो। दूसरी बात है कि अगर आप एंड में नहीं पसंद करते फिल करना, दैट इज ऑल्सो ओके। आप राउंड वाइज भी कर सकते हो। मान लो पहले राउंड में आपने कुछ 30-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, आपने उनको ओएमआर कर लिया। फिर दूसरे राउंड में कुछ मान लो 15-20 या जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, फिर उनको आपने कर लिया। दोनों तरीके सही हैं, आपके लिए जो काम करता है वैसा करना। बस इंश्योर करना कि आखिरी में हड़बड़ी में यहां पे ओएमआर फिल करने की कोशिश मत करना, उससे गलतियां होने के चांसेस, गलत बबल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है रियल एग्जाम वाले दिन कि देखो, सुबह आपका जीएस का पेपर हो जाएगा, शाम को आपका दोपहर में जो है आपका सीसेट का पेपर होगा। पहली चीज तो ये है, जीएस का पेपर कैसा भी हुआ हो, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। जीएस का पेपर कैसा भी हुआ हो, अच्छा बुरा बहुत बुरा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सी सेट का पेपर अच्छे से देना। ये मत सोचना कि मेरा जीएस पेपर खराब चला गया, अब मैं सी सेट पेपर कैसे दूंगा। आप सब लोगों ने 2023 का पेपर देखा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके दिमाग में ये बैठ गया था कि 23 का पेपर टफ था, जीएस का पेपर थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं गया। उन चक्कर में उन्होंने सी सेट में ही उनका माइंड सेट इतना यहाँ पे खराब हो गया था कि सी सेट का पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, और इस चक्कर में उनकी सी सेट की कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई। और इन दी एंड हुआ क्या? जीएस की कट ऑफ ही बहुत कम गई, 75। तो समझ रहे हो, पेपर कैसा भी गया हो उसका विश्लेषण हम बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, पर बीच में ये 3 घंटे के अंदर मत सोचने बैठना कि यार पेपर ऐसा गया। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, शायद मैं भी उस दिन हो सकता है कि एनालिसिस लेकर आए, पर उस बीच के टाइम के ऊपर आपको यहाँ पे एनालिसिस नहीं देखना है। शाम को देख लेना कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर था, कौन सा डिबेटेबल क्वेश्चन था, वो शाम को कर लेंगे सीसेट का पेपर खत्म होने के बाद। पर विद इन दोस 2-3 आवर्स जो बीच का टाइम है, किसी से रैंडम बातचीत नहीं करनी। वहां आसपास आपके बेंचेस में आगे बच्चे कोई बंदा बैठा होगा, उनसे भी कोई रैंडमली बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर था। सारे आंसर जो होंगे वो शाम को डिस्कस हो जाएंगे, अगले दिन डिस्कस हो जाएंगे, बट ड्यूरिंग दोस 3 आवर्स ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। इस ब्रेक का जिसने गलत इस्तेमाल किया उनको काफी दिक्कत आती है, राइट। तो बहुत ध्यान से इस ब्रेक को यूटिलाइज करना, जो 2 से 3 घंटे होते हैं। कहीं पर आपको गर्मी लग रही है तो किसी छाया में बैठ सकते हो जहां पर थोड़ी छांव हो, वहां पर, और इस तरह से उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करना, वरना रेस्ट करना उनमें अंदर, एंड उस तरह से देखना। बाकी देखो, अपने जो भी एसेंशियल्स है ना, जो आपको लगता है कि उस दिन मुझे एग्जाम के लिए लेके जाना है, उनको पहले से रेडी कर लेना। देखो, होता पता क्या है कि कुछ बच्चे काफी दूर से आते हैं, ठीक है। किसी का हो सकता है कि जो सेंटर हो घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर बड़ा हो। अगर आपको लगता है कि यार सैटरडे शाम को वहां तक पहुंचना सही रहेगा, तो सैटरडे शाम को पहुंच सकते हो, कहीं उसके आसपास जगह ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि संडे सुबह चल के नहीं मैं पहुंच पाऊंगा, तो इट इज बेटर कि आप सैटरडे शाम को वहां पहुंच जाएं। अगर घर के पास में सेंटर है तो फिर संडे सुबह आप वहां जा सकते हो डायरेक्टली। बट जो भी चीजें रेडी कर लेना, जैसे एडमिट कार्ड जो है आपका, उसका प्रिंट आउट प्रॉपरली ले लेना, ठीक है। फिर आपने जो भी आईडी कार्ड वहां पे मेंशन किया हुआ है, बीट आधार कार्ड या जो भी आपने आईडी कार्ड मेंशन है, वो आप साथ में कैरी कर लेना। फिर आपका जो ब्लैक बॉल पेन होता है आप वो ले लीजिएगा, ताकि आपको ओएमआर फिल करनी होगी, ठीक है। ये 3 चीजें तो ऐसी हैं जो आपको लेके जानी ही जानी है, दीज आर नॉन नेगोशिएबल, ठीक है, ये तो होने ही होने चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें इधर हैं जो आपकी मर्जी के ऊपर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि कुछ बच्चों को चाहिए होता है कि यार एग्जाम पैड हो। कई बार ना, जैसे कुछ पता क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, मैंने खुद देखा है कई बार। तो उस चक्कर में पता क्या होता है, जैसे यहाँ तो बेंच बहुत बढ़िया है, पर कई बार ना बेंच टूटे फूटे से होते हैं कई बार, कई जगह के ऊपर, सब जगह नहीं, कई जगह के ऊपर, कई सेंटर के ऊपर ऐसा होता है। तो कई बच्चों को वो लिखने में दिक्कत आती है या ओएमआर फिल करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे केस में आप अपना एग्जाम पैड लेके जा सकते हो, बट ध्यान रखना ये एग्जाम पैड आपका
ट्रांसपेरेंट वाला होना चाहिए, उस पर कुछ लिखा विखा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ लिखा है, क्योंकि फिर ना इन्विजिलेटर जो होते हैं, जो सेंटर के बाहर जो चेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वो फिर मना कर देते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं लेके जाना, वो नहीं लेके जाना। ऐसे पानी की बोतल भी देखो कई लोग मना कर देते हैं, ठीक है। वैसे ना देखो ये सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, कई सेंटर में वाले जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कई सेंटर वाले थोड़े लीनियंट होते हैं, बट फिर भी हमें अपने सही साइड में लिए पानी की बोतल लेके जानी है तो वो भी ट्रांसपेरेंट ले जाना, क्योंकि ना कुछ इन्विजिलेटर होते हैं थोड़े टेढ़े, ठीक है ना। तो उसके लिए वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, अगर आपको गर्मी वगैरह लगती है, बीच में पानी पीने का आपका मन करता है, तो ट्रांसपेरेंट वाली लेके जाना ताकि कोई दिक्कत ना रहे। फिर आप ना 2 फोटोज लेकर जा सकते हो, अगर 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 आपके एडमिट कार्ड में आपकी फोटो सही से नहीं दिख रही। कई बार ना होता है कुछ बच्चों की फोटो जो एडमिट कार्ड में लिखी होती है ना वो काफी ब्लर सी आती है। अगर ऐसा है तो साथ में 2 फोटोज कैरी कर लेना। अगर मेरे हिसाब से अगर एडमिट कार्ड बिल्कुल सही है, वहां पर आपकी फोटो, आपकी रियल फोटो जैसे जैसे आप दिखते हो वैसे मैच कर रही है, तो फिर फोटो की दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हाँ, बाकी देखो जो भी आपको एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने के लिए हो सकता है, कहीं ऑटो लेना पड़े, तो जो भी है आपके थोड़े बहुत पैसे वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है ना, ताकि कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, कुछ बीच में लंच लेके खरीदना हो, या अपना खुद का लंच लेके जाना है, दैट इज ऑल्सो ओके, कहीं पर लंच खरीदना पड़ सकता है, तो थोड़े बहुत पैसे अपने पास आप रख सकते हो। बाकी कुछ बच्चे, ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसा अचानक से कई बार ऐसा होता है कि उनको काफ़ी एनर्जी कई बार अचानक से कम हो जाती है जीएस का पेपर देने के बाद, तो अचानक से आपकी बॉडी को थोड़ा सा कई बार ना कुछ खाने की मन करता है, तो चॉकलेट एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि उससे ना अचानक आपका बूस्ट मिलता है आपकी एनर्जी को, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। बाकी देखो अगर आपको घड़ी लेके जानी है, आप घड़ी लेके जा सकते हो, बट प्लीज इंश्योर करना कि वो आपकी नॉर्मल वॉच हो, सिंपल वॉच जो होती है, उसमें कोई डिजिटल वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना डिजिटल वाली चीज को तो बिल्कुल मना कर देंगे। कई देखो इन्विजिलेटर ना, जैसे ये नॉर्मल घड़ी मैंने पहनी है, इसको भी मना कर देते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है, मेरे भी एक बार उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं वहां लगा तो हुआ है बड़ा सा क्लॉक, आपको क्या लेके जाने की जरूरत है, तो हो जाता है ऐसे। बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपका मन करता है अपनी वॉच लेके जाने का, आप लेके जा सकते हो, बट इट शुड बी अ वेरी सिंपल वॉच, ताकि कोई भी यहाँ पे आपके ऊपर कमेंट ना करे कि नहीं नहीं ये घड़ी नहीं लेके जानी, वो घड़ी नहीं लेके जानी। तो वॉच लेके जानी तो सिंपल वाली लेके जानी है। बाकी देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको चाहिए होता है कि यार आखिरी दिन ना मैं कुछ रिवाइज करना चाहता हूं, आई वांट टू, जो मेरा ब्रेक होगा बीच वाला उसमें मैं अपने सी सेट के फॉर्मुलेस देखना चाहता हूं, तो अगर आपने कुछ इस तरह से कोई बुकलेट वगैरह बनाई हुई है उसको आप अपने पास रख लेना। बाकी देखो जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत है इसमें, तो मैंने एक्चुअली ना एक सी सेट फॉर्मूला बुकलेट कंपाइल करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, वहां पर भी आप देख सकते हो उसका ना। जब ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे जाना, उसमें पिंड कमेंट है, पहला ही जो पिंड कमेंट आपको देखने को मिलेगा, उसमें मैंने यहाँ पे सी सेट फॉर्मूला बुकलेट डाली हुई है, उसमें सारे फॉर्मूलाज एक ही बुकलेट में मेंशन्ड है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपने खुद की कोई बनाई हुई है यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो, पर अगर आपको पढ़ना है तब ये लेके जाना, नहीं पढ़ना तो रेस्ट करनी है, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। हाँ, इसके साथ ही साथ बाकी देखो रेस्ट लो, ठीक है। आजकल मैं कई बच्चे देख रहा हूं, कई बच्चे सोच रहे हैं कि यार मैं रात रात भर पढूं ताकि एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी हो पाऊं। काफी लोग आजकल 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा रात रात भर जाग रहे हैं। देखो ऐसा नहीं करना, ये एग्जाम एक हफ्ते में नहीं निकलता, ये एग्जाम साल भर की मेहनत से निकलता है। अगर आपने साल भर मेहनत करी है तो एक हफ्ता अगर आपने नॉर्मल पढ़ाई भी करी ना, यू विल डू वेल। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी होगी, अब उनको लग रहा होगा कि 12 घंटे पढ़ लें 14 घंटे पढ़ लें शायद एग्जाम निकल जाए। देखो ये एग्जाम वैसा नहीं है ग्रेजुएशन वाला जैसे हमारा इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, यहाँ पर आपको साल भर मेहनत चाहिए होती है। अब इन दिनों के अंदर थोड़ा सा अपने दिमाग को जितना रिलैक्स रखोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, और प्रॉपर रेस्ट लो। और मैंने आपको बताया है अपने स्लीप शेड्यूल को अपना ठीक कर लो, ठीक है। आपको सुबह के टाइम के ऊपर अपना जीएस का पेपर देना है और दोपहर के टाइम के ऊपर सी सेट का पेपर देना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई रात में होती है, दिन में आप सोते हो, और जिस दिन रियल एग्जाम होगा उस दिन आपका दिमाग ही काम करना बंद कर जाए क्योंकि आप दिन में पढ़ ही नहीं रहे थे। तो अभी से अगले जो भी दिन हैं आपके एग्जाम तक, प्लीज इंश्योर करना कि प्रॉपर रेस्ट लो, दिन में पढ़ाई करो, रात में अपना सो आराम से, अपने स्लीप शेड्यूल को बिल्कुल ठीक कर लो, राइट। आखिरी में एक दो बातें और हैं कि अगर कभी भी एग्जाम के अंदर डर लगे, पानी है, थोड़ा सा पानी पियो, गहरी सांस लो, और दिमाग में लेके चलो कि यार मैंने मेहनत करी है, आई हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है ना। और अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं हो रहा तो ये क्वेश्चन किसी से नहीं होगा, सिंपल सी बात है। कोई घबराने वाली बात नहीं है एग्जाम के पेपर के अंदर कि यार मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता, इनको भी नहीं आता, उनको भी नहीं आता, उनको भी नहीं आता, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठंडा ठंडा नहीं नॉर्मल पानी पियो और एक गहरी सांस लो, ठीक है ना। तो चीजें आप अपने आप को बोलो कि यार ऑल इज वेल, ठीक है ना। जैसा भी पेपर है कोई बात नहीं, पेपर मुश्किल होगा कट ऑफ कम चली जाएगी, पेपर आसान होगा कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी,
मैंने मेहनत करी है और मुझे मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। ठीक है, गीता का उपदेश हमें यही बोलता है। ठीक है, हमें ज्यादा देखो अपने एफर्ट के ऊपर फोकस करना है, आउटकम क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, कर्म करेंगे, हमारे हाथ में कर्म करना है। ठीक है, मैं भी जब मैं पढ़ाता हूं ना, मेरा लक्ष्य यही रहता है कि मैं अच्छा पढ़ाऊं। अब उसमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन नहीं भी आते। ठीक है, पर इस चीज के अंदर आप लोगों ने मेहनत करी है ना, तो ये आपको मिल जाएगा। इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना कि यार आउटकम क्या होगा, होगा नहीं होगा, ये भगवान डिसाइड करेंगे, हमारी मेहनत डिसाइड करेगी। ठीक है, बाकी हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना, वो हमने करी है, करते रहेंगे, और यही जिंदगी है हमारी। तो इसके ऊपर काम करो, एफर्ट के ऊपर। ठीक है, बहुत ज्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, आराम से हार्डवर्क करो और सही डायरेक्शन में करो, तो आई एम श्योर कि आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो संडे को एग्जाम है, अच्छे से मेहनत करना, प्रीलिम्स का एग्जाम है, अच्छे से करो, फिर मेंस के अंदर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।